नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर कोशिश कर रहे हैं जो लगभग 4000 साल पुराना है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी। के बर्तन, कुछ अजीब सी मोहरें, शानदार शहर और एक ऐसी लिखाई जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर बिंदु जरूरी होगा, और जो सिर्फ इस कहानी को जानना चाहते हैं उनके लिए ये एक रोमांचक सफर होने वाला है। तो चलिए सुरागों को खंगालना शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला सुराग है समय। ये सब हुआ कब था? स्रोतों में इसका जवाब कार्बन डेटिंग से मिलता है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे पुरानी चीजों की उम्र पता लगाई जाती है। अच्छा। और इसके मुताबिक ये सभ्यता अपने चरम पर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच थी। यानी आज से लगभग 4500 साल पहले। जी। ठीक है, तो टाइमलाइन तो सेट हो गई, लेकिन इतिहास तो बहुत बड़ा है। उसमें ये सभ्यता कहाँ फिट होती है? मैंने सुना है कि इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम उनके बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं। अच्छा। देखिए, पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय था जब इंसानों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जैसे पाषाण काल या स्टोन एज। मतलब कोई लिखी हुई गवाही नहीं? बिल्कुल नहीं। हम उनके बारे में सिर्फ पत्थरों के औजारों या गुफाओं के चित्रों से जानते हैं। ठीक है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जब से हमें लिखी हुई चीजें मिलती हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। जैसे वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, मुगल काल। एकदम सही। इन सब का इतिहास हमारे पास लिखित में मौजूद है। और इन दोनों के बीच में एक रहस्यमयी दौर है ना? वही है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और यही वो दौर है जो सबसे ज्यादा पेचीदा है। सोचिए, आपको एक खजाने का संदूक मिला है जिस पर कुछ लिखा है, पर आपके पास उसकी चाबी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के साथ भी यही है। उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। वो एक पूरी की पूरी आवाज है जो खामोश है। सिंधु सभ्यता इसी काल में आती है। वाओ, ये तो शुरू से ही एक जासूसी कहानी की तरह लग रहा है। तो इस खामोश सभ्यता का पता चला कैसे? कौन था वो पहला इंसान जिसने इन खंडहरों को देखकर सोचा कि यहाँ कुछ खास है? कहानी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज यात्री इन इलाकों में घूम रहा था और उसने यहाँ ऊंचे ऊंचे टीलों और पुरानी ईंटों के बारे में लिखा। लेकिन उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर करीब 100 साल बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर पहली बार व्यवस्थित खुदाई शुरू की, और बस यहीं से इतिहास बदल गया। तो असल खोज का श्रेय दयाराम साहनी और जॉन मार्शल को जाता है। लेकिन इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, और अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसमें कोई विवाद है क्या? नहीं, विवाद नहीं, बस समझ का फेर है। शुरू में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर मिले तो वो सब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। अच्छा। तो लगा कि ये पूरी सभ्यता इसी घाटी में बसी थी, इसलिए नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कहानी सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी। सिंधु घाटी से बहुत दूर तक। तब पुरातत्व के एक नियम का पालन किया गया। वो क्या नियम है? नियम ये कहता है कि किसी भी नई सभ्यता का नाम उस जगह पर रखा जाना चाहिए जहां उसकी खोज सबसे पहले हुई हो, और वो जगह थी हड़प्पा। इसलिए आज इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक माना जाता है। समझ गए। तो अब जरा इसके फैलाव का अंदाजा लगाया जाए। स्रोत बताते हैं कि इसका आकार त्रिभुज जैसा था, लेकिन ये कितना बड़ा था? अगर आप इसके फैलाव का अंदाजा लगाएं तो ये हैरान कर देने वाला है। सोचिए, उत्तर में आज के कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पूरब में दिल्ली के पास मेरठ से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक। अरे वाह! इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर? ये तो आज के पाकिस्तान से भी बड़ा इलाका था। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, एक पूरा साम्राज्य था। बिल्कुल। अगर इसके चारों कोनों को याद रखना हो तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांदा, दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर।
ये पैमाना ही बताता है कि हम किसी साधारण बस्ती की नहीं बल्कि एक विशाल और संगठित सभ्यता की बात कर रहे हैं। इतनी बड़े इलाके में इतने सारे लोगों को एक साथ रखना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। सवाल उठता है कि इनका समाज कैसा था? क्या कोई राजा था या सब मिलकर फैसले लेते थे? खुदाई से जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। सबसे प्रचलित धारणा ये है कि समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल था। मात्र सत्तात्मक, इसका आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार ये है कि खुदाई में पुरुषों की मूर्तियों के मुकाबले महिलाओं और देवियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं। खासकर मातृदेवी की पूजा के बहुत प्रमाण हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि समाज में महिलाओं का स्थान शायद काफी ऊंचा था। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या सिर्फ देवियों की मूर्तियां मिलने से हम ये पक्के तौर पर मान सकते हैं कि समाज मात्र सत्तात्मक था? ऐसा भी तो हो सकता है कि पूजा तो देवी की होती हो, पर परिवार और समाज के फैसले पुरुष ही लेते हों। ये बहुत अच्छा सवाल है और सच यही है कि हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक थियरी है जो मिले हुए सबूतों पर आधारित है। हो सकता है सत्ता पुरुषों के हाथ में हो और धाम महिलाओं के। लेकिन सबूत महिलाओं की अहमियत की तरफ इशारा जरूर करते हैं। समाज शायद 4 हिस्सों में बटा था। विद्वान, जिनमें पुजारी आते होंगे, योद्धा, व्यापारी और शिल्पी, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, और श्रमिक वर्ग। और खाने पीने में क्या पसंद करते थे ये लोग? वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं और वो मांस मछली का भी सेवन करते थे। ये तो हुई जिंदगी की बात, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी काफी अलग-अलग थे। इससे उनकी मान्यताओं के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, और ये भी बड़ा दिलचस्प है। हमें 3 बिल्कुल अलग-अलग तरीके देखने को मिलते हैं। पहला था पूर्ण शवाधान, यानी शव को पूरी तरह कब्र में दफना देना, जो आज भी आम है। और दूसरा, वो तो काफी अजीब लगता है। दूसरा था आंशिक शवाधान। इसमें शव को पहले खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसे खा लें। बाद में जो हड्डियां बचती थीं, उन्हें इकट्ठा करके दफनाया जाता था। ओह। और तीसरा तरीका दाह संस्कार का भी था, यानी शव को जलाना। एक ही सभ्यता में इन तीनों रिवाजों का मिलना ये दिखाता है कि शायद वहां अलग-अलग मान्यताएं मानने वाले लोग एक साथ शांति से रहते थे। वाकई उनका समाज काफी जटिल और सहिष्णु लगता है। लेकिन जिस चीज के लिए ये सभ्यता सबसे ज्यादा जानी जाती है, वो है इनकी टाउन प्लानिंग। ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और इनके शहर देखकर तो आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। अरे, इनकी नगर योजना देखकर तो आज के कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को शर्म आ जाए। सबसे पहली खासियत थी ग्रिड पद्धति। सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जैसे शतरंज का बोर्ड। अच्छा। इससे पूरा शहर व्यवस्थित चौकोर ब्लॉक में बढ़ जाता था। और इन शहरों को बनाने के लिए उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, वो अपने आप में क्रांति थी। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी-बड़ी सभ्यताएं भी ज्यादातर कच्ची ईंटों से काम चला रही थी। मतलब धूप में सुखाली हुई ईंटें। जी, लेकिन हड़प्पा के लोग ईंटों को आग में पकाकर इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। पक्की ईंटें न सिर्फ मजबूत होती हैं, बल्कि वो पानी और बाढ़ से खराब भी नहीं होती। इसी वजह से आज 4,500 साल बाद भी उनके शहर के निशान बाकी हैं। और नालियों का सिस्टम, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वैसा आज भी कई शहरों में नहीं है। ये सच है। हर घर से एक नाली निकलती थी जो गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये सारी नालियां ढकी हुई होती थीं। ढकी ही? हाँ, ये दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई और बीमारियों को लेकर कितने जागरूक थे। घरों की बनावट भी बड़ी सोच समझकर की गई थी। ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे, शायद धूल और शोर से बचने के लिए। यानी प्राइवेसी का पूरा ख्याल था। चलिए अब कुछ सबसे हैरान करने वाली चीजों पर नजर डालते हैं जो इन शहरों से मिली हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मोहनजोदड़ो से? हाँ, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ एक विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला है। ये किसी आज के स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, लेकिन ये मौज मस्ती की जगह नहीं थी। नहीं, इसका जुड़ाव शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान से था जिसमें पवित्र स्नान किया जाता होगा। मैंने ये भी सुना है कि मोहनजोदड़ो में ही इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मिली है। जी हाँ, वो था वहां का विशाल अन्नागार, यानी ग्रैनरी। ये अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम था। इसका मिलना ये बताता है कि उनके पास एक केंद्रीय व्यवस्था थी जो अनाज इकट्ठा करती थी, शायद टैक्स के रूप में, और मुश्किल समय के लिए उसे जमा करके रखती थी। और वो नर्तकी की मूर्ति भी तो यहीं से मिली है। बिल्कुल, कांसे की बनी एक नर्तकी की मशहूर मूर्ति जो उनकी कला का बेहतरीन नमूना है। अच्छा, एक बात बताइए,
मोहनजोदड़ो नाम ही अपने आप में बड़ा डरावना लगता है। मृतकों का टीला, क्या वहां सच में ऐसा कुछ मिला था, जैसे कोई सामूहिक कब्रगाह किसका नाम ये पड़ गया? ये एक आम गलतफहमी है। असल में जब इस टीले की खोज हुई तो वहां सतह पर पुरानी मानव हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जिस वजह से स्थानीय लोगों ने इसे ये नाम दे दिया। वहां से कोई बड़ी सामूहिक कब्रगाह नहीं मिली है। अच्छा, अब चलते हैं चन्हू-दड़ो। सुना है वो इनकी इंडस्ट्रियल सिटी थी। बिल्कुल। चन्हू-दड़ो एक तरह से उनका औद्योगिक केंद्र था। यहाँ कोई किला या दुर्ग नहीं मिला, जिससे लगता है कि ये पूरी तरह से कारीगरों और शिल्पकारों का शहर था। यहाँ मनके बनाने के बड़े-बड़े कारखाने मिले हैं। और कुछ मजेदार चीजें भी मिली हैं ना यहाँ से? हाँ, यहीं से लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया और सबसे दिलचस्प, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। एक मिनट, लिपस्टिक और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान? ये तो कमाल है। मतलब ये लोग सिर्फ बड़े-बड़े शहर और नालियां नहीं बना रहे थे, इनके जीवन में रोजमर्रा की छोटी-छोटी मजेदार घटनाएं भी थीं। यही तो पुरातत्व का जादू है। इन छोटी-छोटी चीजों से ही हमें उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, ये सब बताते हैं कि वो लोग सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि साज श्रृंगार और मनोरंजन का भी ख्याल रखते थे। कहानी सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। भारत में आज के राजस्थान और गुजरात में भी कुछ ऐसी जगहें मिली जहां से बड़ी अनोखी बातें पता चली। हाँ, जैसे राजस्थान में कालीबंगा, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। यहाँ से दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत के सबूत मिले हैं। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले वो लोग खेतों में हल चला रहे थे। वाह, और अग्निकुंड भी तो मिले हैं। जी, हवन कुंड जैसे अग्निकुंड भी मिले हैं, जो उनकी धार्मिक प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं। और गुजरात का लोथल तो एक बंदरगाह शहर था, है ना? लोथल उनका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यह एक गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था, जहां जहाज आकर रुकते थे। यहां से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उनका व्यापार कितनी दूर तक फैला हुआ था। और यहाँ एक अपवाद भी था दरवाजों को लेकर। सही पकड़ा। जहां बाकी शहरों में घरों के दरवाजे पीछे खुलते थे, वहीं लोथल में वे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। शायद इसलिए क्योंकि यह एक व्यापारिक शहर था, जहां दुकानें और गोदाम सड़क पर होना ज्यादा फायदेमंद था। और वो घोड़े वाली कहानी क्या है? क्या हड़प्पा के लोग घोड़े के बारे में जानते थे? ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। गुजरात के सुरकुटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सबूत काफी है, जबकि कुछ का कहना है कि ये हड्डियां शायद बाद के समय की हों। लेकिन ये तय है कि घोड़ा उनके जीवन का वैसा जरूरी हिस्सा नहीं था, जैसा बाद में वैदिक आर्यों के लिए बना। तो जाहिर है कि इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। हाँ, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापारी था। और वे एक चीज उगाने में दुनिया में सबसे पहले थे, कपास। कपास। जी। यूनान के लोग भारत से जाने वाले सूती कपड़े को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही बना है। और उनका व्यापार कितना व्यवस्थित था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो तौलने के लिए बाट का इस्तेमाल करते थे, जो 16 के अनुपात में होते थे। 16 के अनुपात में, जैसे 16 आने वाला हिसाब। बिल्कुल। ये 16 वाली प्रणाली भारत में 20वीं सदी तक चलती रही। और अब वापस उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं, उनकी लिपि, वो खामोश आवाज। इसके बारे में हमें क्या पता है? हमें पता है कि उनकी लिपि भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। मतलब उसमें आवाज के लिए अक्षर नहीं, बल्कि चीजों और विचारों के लिए चित्र और निशान बने होते थे। और ये लिखी कैसे जाती थी? हमें ये भी पता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन इसमें लिखा क्या है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। कभी कभी ये जानना भी जरूरी होता है कि क्या नहीं मिला, क्योंकि जो चीजें गायब हैं वो भी एक कहानी कहती हैं। बहुत सही बात। जैसे अगर हम धातुओं की बात करें तो उन्हें तांबा, कांसा, सोना, चांदी सबका पता था। वे एक कांस्य युग की सभ्यता थे। लेकिन एक धातु थी जो उन्हें नहीं पता थी। लोहा। वे लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। लौह युग इसके बहुत बाद में शुरू हुआ। और जानवरों में उनकी मोहरों पर तो बहुत सारे जानवर हैं। हाँ, उनकी मोहरों पर बैल, गैंडा, हाथी, बाघ जैसे कई जानवरों के चित्र हैं, लेकिन शेर का चित्र कहीं नहीं मिला। ये अजीब है। है तो शायद उनके इलाके में शेर नहीं थे या उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। और ये मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनती थीं। तो अगर हमें इस पूरी जासूसी का सार निकालना हो तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये एक हाईली डेवलप्ड शहरी सभ्यता थी। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
इसके समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है।